Hello everyone, myself Komal. Welcome to Trending Exam. As you know, हम आपके साथ लाए थे घटना चक्र की सीरीज़ जिसमें हम आपके साथ कंप्लीट जीएस को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा 7th चैप्टर है अनुसूचियाँ। इस चैप्टर में हम भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, भारतीय संविधान का जिस समय निर्माण हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी और आज तक के इस समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं और किस किस संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूचियों को कब जोड़ा गया, ये सब हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां। भारत का संविधान जिस समय बना था उस समय भारत में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संशोधनों के द्वारा आज वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को भारत के संविधान में संशोधनों के द्वारा ऐड किया गया था। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1991 में। इसके बाद 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। फिर 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। फिर सबसे लास्ट 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसलिए कुल मिलाकर आज हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी यही पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में और उनके भाग के बारे में, जिन्हें देखकर हमें बताना है कि कौन से कथन भारतीय संविधान के बारे में सही हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। भारतीय संविधान जिस समय बना था उस समय 22 भाग थे, लेकिन अब वर्तमान में ये 25 भाग हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। थर्ड, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट 3 जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत हैं। इसलिए एलिमिनेशन के थ्रू भी हमारा ये ऑप्शन सी सही निकल सकता था। इसमें फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है और फोर्थ भी गलत है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। भारत के संविधान में क्रमांक यानी कि सीरियल वाइज अनुसार कुल 22 भाग हैं और उनकी गणना करते हैं तो अब वर्तमान में ये 25 भाग है, क्योंकि संविधान संशोधनों के द्वारा कुछ भागों को जोड़ा गया था। एवं क्रमांक यानी कि सीरियल नंबर वाइज हमारे जो भारतीय संविधान में आर्टिकल हैं वह 395 थे जब हमारा मूल संविधान बना था, लेकिन वर्तमान में टोटल 465 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में जब हमारा संविधान बना था उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें पहली अनुसूची 1991 में पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया
और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि कौन सी अनुसूची में राज्यों के नामों की सूची दी गई है और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नामों की लिस्ट दी गई है और उन राज्यों का विस्तार कहाँ तक है, ये सब बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों के नाम दिए गए हैं और उनका विस्तार कहाँ तक है, इन सब चीज़ों का ब्यौरा दिया गया है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान की पहली अनुसूची राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र यानी कि उनका विस्तार का ब्यौरा कहाँ तक है, ये सब भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में जितने भी हमारे संवैधानिक अधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में बताया गया है। और तीसरी अनुसूची में हमें ओथ का एक ड्राफ्ट दिया गया है, शपथ का प्रारूप, जिसे देखकर हमारे मंत्री शपथ लेते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के स्थानों के बंटवारे के बारे में बताया गया है कि किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी राज्यसभा में, ये सब हमें भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें हमें संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम किसी नए राज्य का भारतीय संविधान के संघ में ऐड करते हैं। यानी कि कोई भी एक नया राज्य हमें बनाना है, भारत के संविधान में किसी एक नए राज्य को हमें ऐड करना है, तो कौन सी अनुसूची में हम संशोधन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पहली अनुसूची में, क्योंकि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, उनका नाम की लिस्ट दी गई है और उनके क्षेत्रों का विस्तार बताया गया है। तो यदि हमें कोई भारतीय संघ में एक नया राज्य सृजन करना हो, ऐड करना हो, तो हम भारत के संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमें चौथी अनुसूची के बारे में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किस बारे में बताती है। तो हमने देखा था हमारे भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बताती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में जो भी सीटें हैं, किस स्टेट को कितनी सीटें राज्यसभा में दी जाएंगी, ये सब हमें भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमें तीसरी अनुसूची के बारे में कुछ नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं, जिन्हें देखकर हमें बताना है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में इनमें से क्या क्या उपबंध दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप यानी कि ओथ के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि ओथ तीसरी अनुसूची में बताई जाती है। सेकंड, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। थर्ड में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ का प्रारूप। फोर्थ में संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी शपथ के बारे में भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा ऑप्शन सी यानी कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में नहीं बताया गया है। तो जो हमारा क्वेश्चन 7 है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। एक मिनट, हमारे क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी, यहाँ पर हमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारी सही है। हमारी तीसरी अनुसूची में जो भी संघ के मंत्री हैं उनकी शपथ के बारे में बताया गया है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ के बारे में भी और संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ के का जो प्रारूप है वह तृतीय अनुसूची यानी कि थर्ड अनुसूची में दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि तृतीय अनुसूची यानी कि थर्ड अनुसूची में
शपथ के प्रारूप के बारे में बताया गया है और संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के जो अभ्यर्थी होते हैं वह और संसद के सदस्य, इन सब के द्वारा ली जाने वाली शपथ का जो प्रारूप है वह संविधान की 3य अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, इसकी एक्सप्लेनेशन और है, चलिए देखते हैं। 4th, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और जो हमारे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, किसी भी राज्य के मंत्री हुए, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी हुए, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, इन सभी के शपथ का प्रारूप 3य अनुसूची में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि 3य अनुसूची में। यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, इनकी जो भी शपथ का प्रतिज्ञान या ड्राफ्ट है वह आर्टिकल 60 में दिया गया है, 3य अनुसूची में नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पर हमें 2 लिस्ट दी गई हैं जिन्हें हमें देखना है और मैच करना है कि कौन किसके साथ मैच करता है। यहाँ पर हमें अनुसूचियाँ, एक साइड हमें अनुसूचियाँ दी गई हैं और दूसरी साइड उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी, यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए देखते हैं। 4th अनुसूची ए, 4th यानी कि हमारी 4th अनुसूची में क्या दिया गया है? 4th अनुसूची में हमारी राज्य भाषा के बारे में बताया गया है। इसके बाद 6th यानी कि 6th अनुसूची, 6th अनुसूची में हमारे जो जनजातीय क्षेत्र हैं यानी कि ट्राइबल एरियाज़ जो हैं, इनके बारे में 6ठी अनुसूची में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा के बारे में बताया गया है, लैंग्वेज के बारे में। भारतीय संविधान में जितनी भी कितनी भाषाओं को ऐड किया गया है 8वीं अनुसूची में बताया गया है। और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को ऐड किया गया है, मान्यता मिली हुई है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को, जिनके बारे में 8वीं अनुसूची में बताया गया है। 9वीं अनुसूची में हमारे भूमि सुधार, जो भी हमारे भूमि सुधार एक्ट वगैरह होते हैं, उन सबको 9वीं अनुसूची में डाला गया है। और जो भी सब्जेक्ट 9वीं अनुसूची में आते हैं वह जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड होते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में वही सब बताया जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी हमें कुछ अनुसूची की लिस्ट दी गई है और एक साइड हमें उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी। चलिए करेक्शन करते हैं, देखते हैं। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों के बारे में बताया गया है। जितनी भी हमारी लेजिस्लेचर पावर होती हैं उनके बारे में 7वीं अनुसूची में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में हमें बताया गया है हमारी भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं और कौन कौन सी भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है, यानी कि कुछ एक्ट हैं, जैसे कि लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9वीं अनुसूची में डाला गया है और यह जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड होते हैं। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, यानी कि जो भी हमारी एंटी डिफेक्शन जो होता है उसके बारे में जो निर्भरताएँ होती हैं, अयोग्यताएँ होती हैं, उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन एक बार आप देख लेना, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें लिस्ट दी गई हैं और सब्जेक्ट लिस्ट दी गई हैं जिन्हें हमें अनुसूची और सब्जेक्ट से मैच करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियों के बारे में दिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में एक 7वीं अनुसूची है जिसके अंदर जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में जो सब्जेक्ट रखे जाते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार हमारी यूनियन गवर्नमेंट का होता है
और राज्य सूची में जो सब्जेक्ट रखे जाते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार हमारी राज्य सरकार को होता है। और समवर्ती सूची में जितने भी सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और यूनियन गवर्नमेंट दोनों को होता है। लेकिन किसी भी टकराव की स्थिति में दोनों के कानूनों में कोई भी अगर टकराव हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो संघ के द्वारा बनाए गए कानून हैं वही लागू होते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि हमारी जो समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची है इनमें कितने कितने विषय रखे जाते हैं। तो हमारी जो संघ सूची है, हमारी संघ सूची में टोटल 97 सब्जेक्ट थे जो अब वर्तमान में यानी कि एट प्रेजेंट 98 हैं। और हमारी राज्य सूची में पहले 66 विषय सब्जेक्ट थे लेकिन अब 59 हैं। और जो हमारी समवर्ती सूची है इसमें पहले 47 सब्जेक्ट थे लेकिन अब एट प्रेजेंट इसमें टोटल 52 सब्जेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है, यानी कि कुछ ऐसे एक्ट हैं जिन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। ऐसे एक्ट्स को हमने 9वीं अनुसूची में रखा है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरताएं, अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। यानी कि जिस समय हमने 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान ही हमने 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया। चलिए क्वेश्चन 9 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके समय में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। और 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची के अंदर जितने भी अधिनियम, एक्ट्स वगैरह थे उन्हें जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड रखा गया था। 1951 का समय ऐसा था जब हमारा भारत में बहुत ही अनस्टेबिलिटी हुई थी। इस समय सरकार चाहती थी कि जो जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें कुछ भूमि दी जाए, और जिनके पास एक्सेस भूमि है उन्हें थोड़ी सी उन लोगों से लेकर गरीबों के पास भूमिहीन लोगों को दिया जाए। इसके चलते जो जमींदार थे वो कोर्ट में जाकर केस डालने लगे यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने जो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स वगैरह थे, जितने भी लैंड रिफॉर्म एक्ट्स थे, इन सभी को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। और ये बोला गया कि जितने भी 9वीं अनुसूची में सब्जेक्ट्स डाले जाएंगे वह जुडिशियल रिव्यू से परे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम थे इनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमने कौन सी अनुसूची को भारत के संविधान में ऐड किया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, 9वीं अनुसूची को। जितने भी लैंड रिफॉर्म एक्ट थे इन सबको 9वीं अनुसूची में रखा गया था। और 9वीं अनुसूची के जो सब्जेक्ट्स हैं वह जुडिशियल रिव्यू से परे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं जिन्हें देखकर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। इसमें बोला गया है कि भारत की जो पार्लियामेंट है वह किसी भी कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। इनमें से पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह सही है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है।
तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ओनली 1। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के पहले संशोधन के द्वारा 1991 में 9वीं अनुसूची और आर्टिकल 31 क और 31 ख जोड़े गए थे, जिसमें भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा गया था ताकि इन्हें जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। 9वीं अनुसूची में लगभग 282 विधियां अभी तक शामिल हैं और आर्टिकल 31 ख ये कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर, इस बेस पर 0 नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं। यानी कि हमारे जो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उनके किसी उपबंधों और अधिकारों से अलग हैं, इसलिए जो सब्जेक्ट 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं उन्हें शून्य नहीं समझा जाएगा या उनको छीन लेते हैं, ऐसे को शून्य नहीं समझा जाएगा। लेकिन वर्ष 2007 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में एक केस में निर्णय देते हुए ये क्लियर किया कि पार्लियामेंट को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि हमारी पार्लियामेंट को 9वीं अनुसूची में कोई सब्जेक्ट डालने की जो शक्ति दी गई है, लेकिन न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर नहीं है। इसमें यह बोला गया है कि हमारी पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, लेकिन वह जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में IR कोएल्हो वर्सेस तमिलनाडु केस में बोला था। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे आर्टिकल 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को उल्लंघन करते हैं। इसमें ये बोला गया है कि हमारे केशवानंद भारती केस में 1973 में ये बोला गया था कि 9वीं अनुसूची पर न्यायिक समीक्षा वैसे नहीं की जाएगी, लेकिन अगर वह एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट 21, 14 एवं 19 जो दिए गए हैं, अगर इनका उल्लंघन करता है तो ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है कि कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। जो कोएल्हो केस है वह किस अनुसूची से संबंधित है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन सी करेक्ट है, 9वीं अनुसूची से। कोएल्हो केस भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर हमें मैच करने के लिए दिया गया है। एक साइड हमें सूची के बारे में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची दी गई है और दूसरी साइड हमें उनमें कितने सब्जेक्ट हैं ये दिया गया है, तो इन्हें हमें करेक्टली मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं। संघीय सूची में टोटल 97 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट दिए गए हैं। समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट दिए गए हैं। संघीय सूची में कानून बनाने का अधिकार हमारी संघीय सरकार को होता है। राज्य सूची के सब्जेक्ट्स पर राज्य सूची को अधिकार होता है कानून बनाने का, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है, लेकिन किसी भी टकराव की स्थिति में संघीय सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाती है। ये एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप देख लीजिएगा। इसमें यहाँ पर प्रेजेंट में कितने सब्जेक्ट्स हैं वे दिए गए हैं। संघीय सूची में 98, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52।
ये हमारे प्रेजेंट टाइम में कितने सब्जेक्ट हैं वे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर हमें आर्थिक योजना के बारे में पूछा गया है कि आर्थिक योजना को हमने किस सूची में रखा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्थिक योजना को समवर्ती सूची में रखा गया है। आर्थिक योजना पर हमारी संघ सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आर्थिक नियोजन यानी कि आर्थिक योजना भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि हम जो जानवरों के प्रति क्रूरता दिखाते हैं इसकी रोकथाम के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन्हें हमने किस अनुसूची में रखा है। तो यहाँ किस सूची में रखा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी समवर्ती सूची। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम पर कानून बनाने का अधिकार राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों को है, यानी कि इस सब्जेक्ट को समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर हमें समवर्ती सूची के बारे में पूछा गया है कि समवर्ती सूची में इनमें से कौन से सब्जेक्ट को रखा, इनमें से किस मैटर को रखा गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी, आपराधिक मामले, जितने भी आपराधिक मामले हैं उन्हें हम 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में रखते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रदत्त विषयों यानी कि जो विषय दिए गए हैं में से पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले, जो पुलिस मामले हैं वह राज्य सूची में, और जो विदेशी मामले हैं विदेशी तथा रेडियो और टेलीविज़न जैसे प्रसारण साधन के जो मामले हैं संघ सूची में हैं, जबकि आपराधिक मामले जो हैं वह समवर्ती सूची का विषय है। आपराधिक मामलों को समवर्ती सूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर हमें समवर्ती सूची के बारे में ही पूछा गया है कि किस सब्जेक्ट को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन की जो सब्जेक्ट हैं इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। इस पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बना सकती हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर अभी हमें कुछ लिस्ट दी गई हैं जिन्हें हमें करेक्टली मैच करना है कि कौन से सब्जेक्ट किस लिस्ट में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची। एक मिनट, ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सी, ये गलत है। यहाँ पर जो हमारे राज्यसभा के सीटों का बंटवारा होता है वो 4थी अनुसूची में होता है। इसलिए अगर आप यहाँ पर दूसरी अनुसूची को काटकर अगर 4थी अनुसूची करते हैं तो ये हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यानी कि जो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है इसे 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में रखा गया है, और जो हमारी जनगणना है इसे 7वीं अनुसूची में संघ सूची में रखा गया है, और राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है वो 4थी अनुसूची का सब्जेक्ट है। 4थी अनुसूची, ये प्लीज़ आप याद रखना, इसमें गलत दिया गया है दूसरी अनुसूची। इसके बाद दल बदल विरोध के जो कानून हैं उन्हें 10वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
यहाँ पर में हमें संवर्ती सूची के विषय के बारे में पूछा गया है कि संवर्ती सूची में कौन सा सब्जेक्ट, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन को संवर्ती सूची में रखा गया है। एजुकेशन पर कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का बंटवारा किया गया और इन विषयों को केंद्र और राज्यों के मध्य बीच में बांटा गया। इन्हें महत्व के आधार पर यानी कि इम्पोर्टेंस के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। राज्य सूची में शामिल हमारे जो ऑप्शन में दिया गया है यानी कि जो एजुकेशन दिया गया है ये राज्य सूची में शामिल थी, लेकिन पहले ये राज्य सूची में शामिल थी, लेकिन अब संघ एवं राज्य दोनों इसके लिए समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम यानी कि पहले राज्य सूची का सब्जेक्ट थी, लेकिन 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो 96 में किया गया था कि धारा 57 के द्वारा एजुकेशन को संवर्ती सूची में डाल दिया गया और अब इस पर दोनों ही यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। कृषि और पुलिस को राज्य सूची के तहत रखा गया है, जबकि रक्षा यानी कि जो डिफेंस है, डिफेंस को संघ सूची के विषय में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षा जो पहले राज्य सूची का सब्जेक्ट थी लेकिन अब संवर्ती सूची में स्थानांतरित हो गई है, तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 ऑप्शन सी करेक्ट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एजुकेशन को राज्य सूची से निकालकर अब संवर्ती सूची में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे जो फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में ट्रांसफ़र किया गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। भारत के मूल संविधान में फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन को राज्य सूची से ट्रांसफ़र कर संवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 क के तहत अंतस्थापित किया गया है। अब फॉरेस्ट संवर्ती सूची का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट और सूची दी गई है जिन्हें हमें मैच कर बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर हमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। प्लीज़ आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें दिया गया है शेयर बाजार संवर्ती सूची का सब्जेक्ट है, जो गलत है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से 255 के अधीन यानी कि 245 से 255 में जितने आर्टिकल्स हैं वह केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन करते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर जो हमारी पावर है उनका बंटवारा करते हैं, तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन संवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक को संघीय सूची में रखा गया है। इसलिए हमारा जो ये शेयर बाजार है ये संवर्ती सूची का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर भी हमें 2 लिस्ट दी गई हैं जिन्हें हमें मैच करना है। एक साइड कुछ सूची दी गई हैं
सातवीं अनुसूची के जो सूचियां हैं, केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची, और उनके सब्जेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं केंद्र सूची में जनगणना को रखा गया है। राज्य सूची में जो हमारी पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है, इन सबको रखा गया है। संवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के सब्जेक्ट को रखा गया है। और जो अवशिष्ट विषय हैं, जो बचे हुए विषय हैं, ये हैं अंतरिक्ष अनुसंधान वगैरह। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के इनमें से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर हमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन से प्रावधान एजुकेशन पर अपना प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी। चलिए एक मिनट ये प्रावधान देखेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। यहाँ पर हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, ये सभी प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद आर्टिकल 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) से 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को आर्टिकल 243(6) के अंतर्गत तथा नगरपालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंधन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व शामिल है। 5वीं और 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जबकि 6ठी और 7वीं अनुसूची में शिक्षा से संबंधित प्रावधान हैं, जबकि 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव डालते हैं। यानी कि हमें जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, ये सभी शिक्षा के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर हमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में पूछा गया है कि दल बदल विरोधी कानून को कौन सी अनुसूची में रखा गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है और यह अनुसूची 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में 51वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार यानी कि उनका आकार को निर्धारित करना था। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर हमें पूछा है कि दल बदल विरोधी कानून को किस अनुसूची में रखा गया है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, 10वीं अनुसूची। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी हमने ऊपर देख ली है। दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर हमें 10वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया है कि 10वीं अनुसूची इनमें से किस से संबंधित है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, दल बदल विरोधी कानून से। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी 10वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया है कि किससे संबंधित है। ऑप्शन ए
10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में इनमें से कौन से सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी, गैस को भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के संघ सूची में नहीं रखा गया है। संघ सूची में गैस का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में हैं तथा जो गैस है वह राज्य सूची में सम्मिलित है। गैस को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। गैस और गैस संक्रम तथा प्राकृतिक गैस को राज्य में विक्रय पर कर और राज्य सूची में शामिल है, जबकि जो प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क जो है वह संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर हमें इनमें से बताना है कि कौन संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। कृषि को संघ सूची में नहीं रखा गया है। जो हमारे डिफेंस, रक्षा हो गई, वैदेशिक मामले, फॉरेन मैटर्स जो हैं हमारे, और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं। यानी कि जो डिफेंस और जो फॉरेन मैटर हैं, रेलवे को संघ सूची में रखा गया है, लेकिन कृषि, एग्रीकल्चर को राज्य सूची का सब्जेक्ट माना गया है। एग्रीकल्चर को राज्य सूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर हमें राज्य सूची के बारे में पूछा गया है कि किसको राज्य सूची में रखा गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। रेलवे पुलिस को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य सूची दी गई है इसमें रखा गया है। शिक्षा, विद्युत एवं वन जो हमारी एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है और जो हमारे फॉरेस्ट है, इन सबको समवर्ती सूची का सब्जेक्ट बनाया गया है। जबकि जो हमारी रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, रेलवे संघ सूची का विषय है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है और रेलवे संघ सूची का विषय है। जबकि हमारी जो विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी है के उपभोग या विक्रय पर जो कर लगता है वह राज्य सूची में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन राज्य सूची में है। इनमें से कौन से मैटर को राज्य सूची में रखा गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। रेलवे पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है। निगम कर और जनगणना संघ सूची में है। रेलवे पुलिस राज्य सूची में तथा आर्थिक और जो हमारे सामाजिक नियोजन है वह समवर्ती सूची में रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर हमें पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित हैं। जो हमारे पंचायती राज हैं वह किस सूची में आते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। राज्य सूची, पंचायती राज राज्य सूची में आते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर हमें इसमें पूछा गया है कि किस विषय को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इनमें से किस सब्जेक्ट को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। दंड प्रक्रिया को समवर्ती सूची में रखा गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में जो हमारी थर्ड सूची है, समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया को प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित किया गया है। जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर हमें विवाह और विवाह विच्छेद यानी कि शादी और जो तलाक और गोद लेना
संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इसमें हमें पूछा गया है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना, इन सबको 7वीं अनुसूची की किस सूची में रखा गया है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। 7वीं सूची की 3rd सूची समवर्ती सूची में विवाह विच्छेद और गोद लेना से संबंधित विषय हैं। इन सबको समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत शामिल। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? हमारी सरकार जो हम पर शुल्क और कर लगाती है वह अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो हमारे केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं। शुल्क और कर लगाने का अधिकार जो है वह अधिकार 7वीं अनुसूची में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर हमें भूमि सुधार के बारे में पूछा गया है कि भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म को किस विषय के अंतर्गत रखा गया है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, राज्य सूची। भूमि सुधार को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। यानी कि राज्य सूची भूमि सुधार को राज्य सूची का विषय है और इसे 9वीं अनुसूची में रखा गया है ताकि इस पर जुडिशियल रिव्यू ना किया। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान की किस अनुसूची में अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। जो ऑप्शन बी जो जनजातीय भूमि से रिलेटेड मैटर हैं इन्हें 5वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे अब इसकी। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय पीठ यानी कि 3 सदस्यीय जो उनके मेंबर थे, जजेस थे, ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एवं अदर्स के वाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध बनाए गए हैं? जो हमारी अनुसूचित क्षेत्रों के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में जो उपबंध हैं वे किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, 5वीं अनुसूची। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से अलग भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर हमें कुछ उपबंध दिए गए हैं जिसमें हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से उपबंध 5वीं और 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए जो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के उपबंध हैं उन्हें 5वीं और 6ठी अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44,
यहाँ पर हम देखते हैं कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। हमारे भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो इनमें से किस राज्य के ऊपर लागू नहीं होती। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मणिपुर में संविधान की 6ठी अनुसूची के जो सब्जेक्ट्स हैं वह लागू नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 45 इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि 6ठी अनुसूची में कौन से राज्यों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इनमें जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन हैं उनके बारे में 6ठी अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर भी हमें 6ठी अनुसूची के बारे में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान इनमें से किस राज्य पर लागू होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य पर लागू होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, त्रिपुरा के ऊपर 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। संविधान की 11वीं अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है। यहाँ ऑप्शन में हमें कुछ मैटर दिए गए हैं जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से जो प्रावधान हैं वे 11वीं अनुसूची से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, पंचायती राज से। ऑप्शन बी संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई थी। इसमें कुल 29 सब्जेक्ट थे, जैसे मत्स्य उद्योग हुआ, पेयजल, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हुए, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सभी 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए थे, जिन पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। इसलिए पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। आज की हमारे इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। इसमें पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, 29 सब्जेक्ट। 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट्स को रखा गया है, जिसमें से कुछ आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया गया है। तो चलिए आज का इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।